कॉस्टिंग 300 से 400 रखनी पड़ेगी आपको, जो कि कस्टमर को बहुत महंगा पड़ेगा। तो अपने घर के किचन से एक मसाले का पूरा ब्रांड बना सकता है। दिस पॉडकास्ट विल टीच यू। हाँ, तो आप पैकेजिंग अच्छी करिए, एयर टाइट पैकेजिंग करिए और उसमें नमक का यूज़ करिए। नमक का यूज़ करने से मसाले ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप घर से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो और अगर आप मसाले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी अपने किचन से, तो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे एक इंसान ने अपने घर के किचन से एक मसाले का पूरा ब्रांड बना सकता है। दिस पॉडकास्ट विल टीच यू। सो वेलकमिंग द फाउंडर ऑफ छोटू मसाले, संजीत यादव सर। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप पहले क्या करते थे और ये छोटू मसाले का आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया? जी, जैसा कि मिडिल क्लास में होता है कि आजकल जनरली लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो मैंने भी वही किया। लेकिन उसके बाद मैंने एमबीए किया और ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं मसाले के बिजनेस में जाऊं। ऐसा ड्रीम मेंस में होता है कि मसाले के, क्योंकि हमेशा किचन को वुमेन से जोड़ दिया जाता जी, है। क्योंकि मुझे बचपन से ही खाने बनाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो मुझे मसालों का शौक था। ये यूनिकनेस है। कैसे, क्यों खाने बनाने का शौक था? मतलब बस बचपन से ही बस था? एक लगाव था, किचन से और खानों से लगाव संजीव था। कपूर को देखते थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तब तो सोशल मीडिया भी उतना नहीं था कि किसी को देखा जाए। बस एक लगाव था बचपन से। तो फिर कैसे, मतलब कैसे सोचा इस बिजनेस में एंटर करने को? इस बिजनेस के बारे में मैंने बचपन से ही सोचा और ये देखा कि मतलब इसमें बहुत केमिकल्स और मिलावट हो रही हैं, तो उस मिलावट के लिए मैंने इसमें कदम रखा। तो कैसे इसके बारे में स्टडी किया? क्योंकि मिलावट एक अलग चीज हो गई, लेकिन हर कोई बोल रहा है ये शुद्ध है। जी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, आप भी सेम बात ही बोल रहे हैं कि ये शुद्ध है। लेकिन कैसे आपने स्टडी किया कि इस मसाले को बनाने के लिए इस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है? ये कहाँ से सीखा? मैंने इसके लिए क्लास किया और बहुत लंबा रिसर्च किया, कई लोगों से मिला और फिर कई जगह क्लासेस भी किया। कैसे कैसे? जैसे कि मैं लखनऊ में भी 2-3 दिन की क्लास किया, फिर और भी कई लोगों से मिला जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साहबगंज में भी गया, गोरखपुर से हूँ तो साहबगंज में भी गया। वहाँ पर भी लोग हल्दी मसाले ये सब चीज़ें बनाते हैं, आज भी बनाते हैं लोग और बहुत बड़े पैमाने पे बनाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या मैंने जाके देखा तो वहाँ पे हल्दी में चावल के दाने, फूड कलर, ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो फिर मैंने एक संकल्प लिया कि नहीं, मुझे ये नहीं बेचना है, मुझे शुद्ध बेचना है लोगों को। तो आपने घर से शुरू किया था? जी, मैंने घर से शुरू किया। घर से शुरू करने में स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या लगी थी और कैसे स्टार्ट हुआ था? देखिए, घर से शुरू करने में तो मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपये में ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लगभग मिक्सी तो सबके घर में ही होती है। और मसाले जो है, आप अगर गोरखपुर से हैं तो साहबगंज में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप साहबगंज से रॉ मटेरियल लेके आइए और फिर उसे धूप में सुखाइए और उसके बाद उसको पिसाई करके अपने अगल बगल लोगों को पहले टेस्ट कराइए, फिर उसके बाद आप मार्केट में आइए। तो सबसे पहला मसाला आपने क्या बनाया था? सबसे पहले मैंने हल्दी बनाई थी, क्योंकि हल्दी जो होती है वो मेरे खुद के खेतों में होती है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि जो लोगों को मिल रहा है वो चावल के दाने, फूड कलर हल्दी में मिलाए जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने खुद की हल्दी को प्रोसेस करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। पहला क्लाइंट आप कहाँ से लेकर के आए? क्योंकि जब आप बेचने की बारी आती है, बनाते तो घर में हमारी मम्मियाँ भी हैं, लेकिन बेच सब लोग नहीं पाते हैं। तो बेचने का आइडिया कैसे आया और सबसे पहली चीज़ क्या बेची थी आपने? जैसा कि आपने कहा कि बेचना तो मतलब बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन बेचना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बेचने के लिए एफर्ट्स लगते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट भी क्यों करें। तो मैंने बेचने के लिए सबसे पहले शॉप ऑनर से बात की, कई शॉप ऑनर से बात की, लेकिन मैंने लगभग जब पहले दिन मैं गया तो लगभग 50 से 60 शॉप पे विजिट किया। वहाँ पे मैंने एक शॉप ऑनर लिया, वो भी फ्री में मेरा माल लिया, क्योंकि उसने बोला कि मैं कस्टमर को टेस्ट करा के फिर लूँगा। तो मेरा सबसे पहले 5 रुपये का जो पैक बिका था, एक पैक बिका था सबसे पहला। और किसी शॉप ओनर के थ्रू बिका था? जी, शॉप ओनर के थ्रू बिका था। और फिर उसके बाद मतलब टेस्ट किया उन्होंने? और जी, उन्होंने टेस्ट किया और उसके बाद फिर मेरा आज तक उनके पास ऑर्डर जाता है और उनकी शॉप आज नौसड़ में है। ओके। तो जैसे जब आपने रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किए, तो क्या आपने बल्क में कलेक्ट किया था या थोड़ा थोड़ा लेकर के आए नहीं, थे? स्टार्टिंग में तो आप बल्क में नहीं ले सकते, क्योंकि बल्क में या तो बोरी लीजिए या तो 50 केजी या तो 100 केजी। तो उतना तो स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी टेंशन रहता है कि बिकेगा नहीं बिकेगा, रॉ मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने हाफ केजी 1 केजी ही लिया, क्योंकि साहबगंज मंडी जो हम लोग के है नज़दीक में है, वहाँ से होलसेल में आराम से मिल जाता है। और ऐसा होता है ना कि जब हम बल्क में भी कोई सामान लेते हैं या थोड़ा सा भी ऐसे उठाते हैं, तो उसमें क्वालिटी टेस्ट कैसे करते हैं?
क्वालिटी टेस्ट सबसे बड़ी बात है, क्योंकि साहबगंज में जो है वो हर तरह के मसाले मिलते हैं आपको। लो क्वालिटी के भी मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी के भी मिलेंगे, तो आप कोशिश करिए कि A1 क्वालिटी के। और मसालों में सबसे अच्छा होता है ऑयल्स होता है। आप इसको पहले चख के टेस्ट कर लीजिए कि इसमें ऑयल्स आ रहे हैं या नहीं, सुगंध आ रही है या नहीं, उसके बाद ही लीजिए। क्योंकि हरी इलायची में बहुत इलायची आती है वो पीली हो जाती है। पीली होने का कारण ये है कि उसमें उसको वाष्प के द्वारा उसके तेल को निकाल लिया जाता है। तो ये कलर से भी हम चेक कर सकते हैं और उसके ऑयल से भी चेक कर सकते हैं। और क्योंकि आप सारी चीजें घर में कर रहे हैं, तो आप हाइजीन वगैरह कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, सबसे स्वच्छ तो हम लोग का घर ही रहता है, क्योंकि घर में इंसान, बाहर तो कैसे फैक्ट्री में तो कैसे ही बन जाए, लेकिन घर में सबसे स्वच्छता के साथ बनाया जाता है किसी भी चीज़ को। तो हाइजीन मेंटेन करने का तो घर में कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंसान कुछ भी बनाता है तो अपने परिवार, अपनी शुद्धता के हिसाब से बनाता है। अच्छा चलिए, ये तो मान गए कि हाँ ठीक है, हमने हल्दी लिया, उसे सुखाया पीस लिया, या कोई भी ऐसा मसाला हमें बनाना है, हमने घर में देखा इसे सुखाया पीस लिया। बट जब बेचने की बारी आती है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए जो माइंड में आती है? जैसे पैकेजिंग, मेरे दिमाग में आ रहा है इसे पैकेट में डालेंगे, तो कैसी पैकेजिंग होगी, लेबलिंग, नाम क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया और कैसे कैसे आपने स्टेप फॉरवर्ड लिया पैकेजिंग की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो पैकेजिंग, अगर आप नया ब्रांड है तो आप अगर एकदम ब्रांडिंग पैकेजिंग कर देंगे तो भी लोग नहीं लेंगे, क्योंकि लोग घबराते हैं स्टार्टिंग में कि ब्रांड है तो फिर पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बड़ी कंपनियों में बना है। सबसे पहले आप सिल्वर पैकेज में यूज करिए, जिससे कि लोगों तक ट्रस्ट बढ़े। क्योंकि आजकल नॉर्मल शुद्धता का मतलब, आप नॉर्मल मार्केट में जाइए तो शुद्धता का मतलब जो सिल्वर पाउच होते हैं उसी को लोग समझते हैं। आप किसी भी चीज़ को लेने जाइए तो आप वही होता है। तो आप ज़्यादा ब्रांडिंग पे ध्यान स्टार्टिंग में मत दीजिए, आप शुद्धता को दीजिए लोगों तक। पर अगर हमें स्टोर करना है, किसी भी चीज़ को जब स्टोर करने की बात आती है, लंबे समय तक टिकाने की बात आती है, तो काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग पे ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वो कैसे होता तो है? जैसे मसालों में क्या होता है, बैच वाइज बनते हैं। ज़्यादा अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो मसाले ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मसालों में सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं, सीलन लगते हैं। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम बनाइए, और जितना आपसे यूज हो जाए, हफ्ते 10 दिन का ही बनाइए, उस हिसाब से ही यूज करिए। बट क्योंकि हमें बेचना है, तो ऑब्वियसली हमें 6 मंथ to 1 year मिनिमम स्टोरेज चाहिए, तो वो कैसे मेंटेन तो होगा? जैसे जो जितने मार्केट में आ रहे हैं सब में आर्टिफिशियल कलर और केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, तो वो तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप शुद्ध बनाती हैं तो शुद्ध चीज़ सबसे ज़्यादा खराब होती है। क्योंकि अगर आप आटा मार्केट से लेके आइए तो आटे में आप देखेंगे कि घून वगैरह बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर आप घर का पिसा हुआ रख दें तो उसमें बहुत जल्दी लगते हैं, क्योंकि वो प्योर होता है। तो मसालों में ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप उसमें हल्का सा नमक की मात्रा यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हम बेचने के लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें स्टोरेज, क्योंकि आज हमने बनाया तो अब वो पता नहीं कितने दिन बाद बिकेगा, तो उस टाइम पे तो इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, तो आप पैकेजिंग अच्छी करिए, एयर टाइट पैकेजिंग करिए, और उसमें नमक का यूज करिए। नमक का यूज करने से मसाले ख़राब नहीं होते हैं, 6 महीने तक तो नहीं होंगे। और हमें कब ये समझना चाहिए कि हमें अब FSSAI ले लेना, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये सब कैसे, कब प्लान करना है? देखिए, ये ज़्यादातर लोग क्वेश्चन होते हैं कि लाइसेंस कौन से लगेंगे, और इसी में ज़्यादा इंसान अपनी जो स्टार्टअप जर्नी है वो शुरू नहीं कर पाता है। लाइसेंस में आपको फूड सेक्टर में अगर आना है तो सबसे पहले फूड लाइसेंस होता है जो FSSAI होता है, और उसके बाद उद्यम आधार, बस ये 2 लाइसेंस होते हैं। और फूड लाइसेंस आपको किसी भी CA या कैफ़े पे बन जाएगा जो 1,000 में बनता है, और आपको उद्यम आधार जो लाइफ टाइम के लिए 500 में बन जाएगा। इन्हीं 2 लाइसेंस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसे बनाने में कोई डिफ़िकल्टी, जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है अगर उसे बनवाना हो तो किसी तरह की कोई कोई डिफ़िकल्टी? डिफिकल्टी नहीं होगी। वो एक नॉर्मल CA से या फिर किसी भी जो अच्छा कैफ़े हो उस वहाँ से बात कर लें, वहाँ पे आराम से बन जाएगा। किसी भी कैफ़े से बना सकते हैं? जी, किसी भी कैफ़े से बन जाएगा। अच्छा। और ये प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैसे मेंटेन होता है? प्रॉफिट मार्जिन तो मसाले में बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 15% ही है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट पे ना जाइए, आप प्योर चीज़ें लोगों को दीजिए, आपके पास प्रॉफिट वैसे ही आएगा। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने देखा है जब भी कोई शुरू करता है तो वो कई बार ऐसा करता है कि पहले ऑनलाइन बेचने का ट्राई करता है, या ऑनलाइन की तरफ पहले बढ़ते हैं लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आपको क्या लगता है, पहले हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या ट्राई करना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन का तो ज़माना है आजकल, लेकिन ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई मटेरियल अगर 100 रुपये का बन रहा है, तो अगर आप ऑनलाइन बेचने जाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग
300 से 400 रखनी पड़ेगी आपको, जो कि कस्टमर को बहुत महंगा पड़ेगा। तो अगर आप कस्टमर को महंगा देंगे तो वो एक बार तो बाई कर लेगा, लेकिन वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो बजट भी इसमें बहुत मायने रखता है, शुद्धता के साथ बजट भी बहुत मायने रखता है कस्टमर के लिए। चीज मान लीजिए कोई बिगनर है जो स्टार्ट कर रहा है, तो आपके हिसाब से जैसे कोई भी फूड का प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती वो क्या करता है स्टार्टिंग में? सबसे बड़ी गलती वो यही करता है कि वो स्टार्टिंग में पैसा और फेम देख के बिजनेस में आता है। पैसा और फेम देख के बिजनेस में कभी मत आइएगा, आप स्ट्रगल करिए। और सबसे अच्छी बात कि आप शुद्धता पे ध्यान दीजिए। आज के समय में जितनी मिलावट वाली चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, अगर आप शुद्धता पे काम करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर कोई अभी इस बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है तो, और उसके पास ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास ही, या कोई हाउसवाइफ है जो मिनिमम अमाउंट से एंटर करना चाहती है, तो उसके लिए सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए? उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट सबसे यही होनी चाहिए कि वो घर से ही स्टार्ट करे, और कम से कम बजट में स्टार्ट करना हो तो एक नॉर्मल मिक्सर ले लें, और अपने जो होलसेल मार्केट है पास में, वहाँ से चीज़ों को ले और अपने आसपास में बेचें। बेचने के लिए कैसे, मतलब क्या प्रोसेस अप्लाई करें? जैसे बेचना है ये तो बनाने तक तो समझ में आ गया, बेचें कैसे? जैसे बनाना तो आसान है, लेकिन बेचना ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो बेचने के लिए आप सबसे पहले फ्री सैंपल्स दीजिए, अपने आसपास में लोगों को दीजिए, जो आपके जानने पहचानने वाले, जो दोस्त यार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको दीजिए। फिर उनको बेचना शुरू करिए, फिर वहाँ से जो अर्निंग आए फिर आगे आप उसको बढ़ाइए। पर जो हाउसवाइफ होती है, आई थिंक जब हम रिश्तेदारों में एंटर करते हैं तो हम पैसे की बात नहीं कर पाते हैं, और स्टार्टिंग में लोग पैसा देते भी नहीं है, शायद वो सिर्फ टेस्ट के लिए दे सकते हैं आप उन्हें। पर मार्केटिंग कैसे करें, कि लोगों को कैसे बताएं कि ये बेचने के प्रोडक्ट है, अब ये हमारे घर का बनाया हुआ मटेरियल नहीं है? सबसे अच्छी बात तो आज के समय में सोशल मीडिया का है। आप इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू लोगों से जुड़िए, कनेक्ट करिए, अपने आसपास के लोगों को पहले जोड़िए। क्योंकि जो लोकल शॉप वाले हैं वो तो आपका प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें आपके प्रोडक्ट से मतलब नहीं, शुद्धता से मतलब नहीं, उन्हें मार्जिन से मतलब है। उनको कितना प्रॉफिट कंपनी दे रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे उनको मतलब होता है। तो आप ज़्यादा से कोशिश करिए, या तो आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं अपने आसपास लोगों को, यही कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो स्टार्ट कर रहा है और उसे बेचना भी है, तो या फिर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जब आपने मैं अगर आपकी जर्नी को वापस एक स्टेप पीछे ले जाऊं, आपने बोला मैं एमबीए किया, जी। जब आपने घर पे बताया मुझे मसाले का बिजनेस करना है, क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन तो यही था कि जो मेरा हम लोग का समाज है आज के समय में, और जो मिडिल क्लास का समाज है, वो जॉब को ही ज़्यादा प्रेफर करता है। पहले तो गवर्नमेंट जॉब, अगर नहीं है तो प्राइवेट जॉब, लेकिन जॉब के चक्कर में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। आप अपने बिजनेस के बारे में ही सोचिए, क्योंकि आज का युवा जो है वो, अगर एक चीज़ देखा जाए नॉर्मल, तो आजकल 5 से 10 साल का बच्चा भी पैसा कमा रहा है, और वहीं 30 से 35 साल का युवा भी अगर एक कमरे में बैठ के नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो अपने जीवन को डिप्रेस कर रहा है, खराब कर रहा है। और मतलब फिर भी लाइक जब फिर कैसा, मतलब कैसे उन्होंने, मतलब बिजनेस था आपका, बिजनेस करना है, सिर्फ इस वर्ड पे उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि मसाले का बिजनेस करना है? नहीं, बिजनेस के लिए तो पहले सपोर्ट नहीं किया। पहले तो उनका भी ये मानना था कि आप जॉब करिए, क्योंकि वो सिक्योर होता है। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मुझे बिजनेस ही करना है। और मेरे मन में हाई क्लास 10th से ही था कि मुझे मसाले के बिजनेस में ही जाना है, क्योंकि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता है। तो मेरे अंदर से ही आता था कि मुझे बिजनेस करना है तो मसाले का ही करना है। पर मसाले का ही क्यों? मतलब वो 10th क्लास में आप बता रहे हैं मुझे मसाले का ही बिजनेस, क्यों मसाला ही क्यों? जैसा कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन 10th क्लास में क्या है, मैं अमर सिंह चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसकी साहबगंज मंडी में मसाले की दुकान थी। तो वहाँ मैं अक्सर जाता था, तो वहाँ पे देखता था कि मसालों में बहुत मिलावट होती है, बहुत गंदे तरीक़ों से बनाया जाता है। लेकिन वो मेरा दोस्त था, तो मैं उससे कुछ कह नहीं पाता, तो उसमें मेरी एज भी कम थी। लेकिन मैंने उसी समय सोचा कि नहीं, मसाले को बिजनेस को इससे अच्छा करना है, वो पूरी शुद्धता के साथ लोगों तक लाना है। मेरे मन में तब से ही ये चीज़ विचार थे। और फिर उसके बाद जब आपने मार्केट में एंटर किया, मार्केट का कैसा सपोर्ट मिला आपको? देखिए, आप किसी भी बिजनेस में अगर शुद्धता बेचने आए तो आपको मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तो मैं शॉप ऑनर से मिलता था, और ये सोचता था कि ऑनलाइन जाऊं या फिर शॉपों पे अपने सामान को रखूं। लेकिन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस टाइप करूंगा। जैसे मेरा एक स्टोर अगर गोलघर में है तो एक असुरन पे भी हो, ऐसा स्टोर हो, जैसे लोगों की रीच बढ़े। और ये मतलब आपका फ्यूचर प्लान है कि अगर मेरा एक स्टोर यहाँ पे रन कर जाता है तो मैं उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में? फ्रेंचाइजी मॉडल में।
लेके जाऊंगा। बट अगेन जहाँ पे इतने सारे MDH और इतने बड़े बड़े मसाले के पैकेट्स हैं, वहाँ पे आपका मसाला कैसे स्टैंड करेगा? कभी मतलब इसका प्लान क्या है? जी, अभी तो उतना नहीं सोचा है, लेकिन ये है कि अगर हम प्योरिटी देंगे और लॉयल्टी रहेगी मेरी और कस्टमर रीच करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। वर्ड ऑफ माउथ तो स्लो वर्क करता है, तो मार्केटिंग पे आप कैसे काम कर रहे हैं? मार्केटिंग पे अभी मेरी जो पूरी चीज़ें जा रही हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही जा रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। डेली मेरे पास कम से कम 50 से 100 कॉल आते हैं कि भैया आपका मसाला टेस्ट करना है, ऑयल टेस्ट करना है, और लोग ले भी रहे हैं। तो मतलब इंस्टाग्राम पे लोग टेस्ट करके मतलब टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद चेक करके ले रहे हैं। हाँ, तो इनिशियल स्टेज में आपकी पहली कमाई जो 5 रुपीज़ की हुई थी, अगर मंथली की बात करें तो मंथली फर्स्ट कमाई आपकी क्या रही होगी? मंथली फर्स्ट कमाई मेरी 2 से 3 हज़ार के बीच में थी। फर्स्ट मंथ जी। की। और अभी मतलब अगर स्केलिंग की बात करें तो ये कहाँ तक जा सकता है? इसकी कोई लिमिट? इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी मतलब कहीं तक भी जा ये सकता है। कहीं तक भी जा सकता है। आपके ऊपर, आपकी जितनी क्षमता है आप उतना इसको स्केल कर सकते हैं। ओके। अगर कोई ऐसा है जो कह रहा है कि क्या इस बिजनेस को 90 दिन के अंदर पूरी तरीके से खड़ा किया जा सकता है, तो क्या ओपिनियन है आपका और उसका रास्ता क्या होगा? ऐसा तो कोई समय बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जो लोग ये बोल के आते हैं कि मैं साल भर में मुझे करना है, 90 दिन में करना है, तो वो लोग के लिए बिजनेस मेरे ख्याल से नहीं बना है, क्योंकि बिजनेस में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। समय कितना भी लग सकता है आपको, तो इसलिए आप लोग अगर आ रहे हैं तो पेशेंस रखिए। पूरी जर्नी में सबसे खराब टाइम क्या रहा आपका अभी तक का? पूरी जर्नी में सबसे ख़राब टाइम मेरा ये रहा कि मैं जब स्टार्टिंग में मसालों को बनाया, तो मैं जब शॉप ऑनर से मिलने गया तो वो लोग मुझसे केमिकल भरे जो मसाले और चीज़ें रहती थी उस रेट पे मुझसे मांगते थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरी हल्दी 300 रुपये की आज मार्केट में बिक रही है, तो मैं उसे अगर 240 रुपये तैयार करता हूँ, तो मुझसे शॉप ऑनर 190 या 180 में डिमांड करते थे लेने के लिए। तो मुझे उतना पड़ता ही नहीं था, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो दे देती थी, क्योंकि वो जरूर से कुछ ना कुछ मिलावट करती हैं, तो वो लोग उनको 170 180 में देते, तो वो मुझसे उसी रेट में डिमांड करते थे। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो इससे थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि यार मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कैसे करूँ। फिर मैंने लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट किया कि मैं फ्री होम डिलीवरी करूँगा, लोगों तक घर घर तक पहुँचाऊँगा, जिससे लोग मेरे मसालों से और ऑयल से जुड़ें। और फिर यही हुआ, और आज लगभग गोरखपुर में 500 घर ऐसे हैं जो मुझसे रेगुलर लेते हैं सामान। ओके। और वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा काम कर रहा होगा, अगर चीज़ अच्छी है तो ऑब्वियसली। जी। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और किसी भी फील्ड में स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी एक फाइनल सजेशन क्या होगी? एक अच्छी बात और एक बुरी बात बिजनेस की जो आप बताना चाहो ऑडियंस को। बिजनेस की एक अच्छी बात यह है कि आप के अंदर जितनी क्षमता है आप उसको उतना ऊपर स्केल कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में वो लिमिटेड हो जाता है इंसान, लेकिन बिजनेस में आपकी क्षमता है। और आपकी अगर सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अकेले किसी काम को अगर स्टार्ट करते हैं तो आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप टीम को बिल्ड करिए। बिना टीम के आप एक सीमित दायरे में रह पाएंगे और फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और डीमेरिट? डीमेरिट तो बिजनेस के नहीं है, डीमेरिट उनके लिए है जो लोग पैसा और फेम देख के आते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब जितनी जल्दी मुझे पैसा और फेम मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बिजनेस में बहुत लॉस होते हैं। स्टार्टिंग में आपको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं और आपको अपने घर से लगाने पड़ते हैं। तो अगर बिजनेस में आप आ रहे हैं तो आप कम से कम ये सोच के रखिए कि आपका 1 साल से 2 साल तक कोई पैसा नहीं आने वाला। और उसके बाद जब आएगा तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आएगा उसके बाद। ट्रू ट्रू। सो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। काफ़ी कुछ समझ में आया। और आई गेस इस इंडस्ट्री में जो भी एंटर करना चाहता है उसके लिए एक बेसिक गाइड तो ये है ही। जी। और थैंक यू सो मच Thank फॉर you so much. कमिंग, बहुत अच्छा रहा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी ऑफ द बिजनेस जिसमें आप एंटर करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि उसकी जर्नी के बारे में, या किसी इंसान जिसने किया है उसकी जर्नी सुनना चाहते हो, तो डू कमेंट। विल कम इन टू द नेक्स्ट व्लॉग।